नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि एक तरफ अनिका और स्वाति दोनों ही अब नानी माँ से उस बात के बारे में जानती हैं कि आखिर आखिर स्वाति मल्होत्रा यशवंत मल्होत्रा और कविन अवंतिका की बेटी कैसी थी। जहाँ नानी अब उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हैं तो वहीं अब तक आलिशा के पास वहाँ पर गुलेरिया हाउस के बेसमेंट में वहाँ पर बड़ी रानी भी मौजूद थी और बड़ी रानी अब उन्हें अपना फ़ोन देती है और कहती है कि आप किंग से बात कीजिए, अब आपको कुछ समय के लिए यहीं पर रहना है। तो एक तरफ यहाँ पर करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल ये दोनों ही अभी भी इंस्पेक्टर अब्बास को मनाने की कोशिश कर रहे थे। इधर अब करण को गुस्सा आ जाता और अब वो थोड़ी सी अपने तेज टोन में भी इंस्पेक्टर अब्बास से कहते हैं, आप हमारी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, आप हमारी बात को सुनना क्यों नहीं चाहते। तो भी इंस्पेक्टर अब्बास भी कहते हैं, अरे आप दोनों भी तो कहाँ मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर ऐसा है तो बताओ मुझे सच सच। या इंस्पेक्टर अब्बास ने ये कहा ही था कि तभी अब उनका फ़ोन बजने लगता है। इंस्पेक्टर अब्बास अब जब अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो अब वो अपने फ़ोन को देखते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, और ये कहते हुए ही वो अब अपने फ़ोन को उठाकर अपने कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं इंस्पेक्टर अब्बास के जाने के बाद यहाँ पर करण गुलेरिया अब धनंजय से कहते हैं, क्या क्या लगता है धनंजय तुम्हें, क्या इंस्पेक्टर अब्बास को पूरा सच अब हमें बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखो मुझे लग रहा है ये ऐसे तो हमारी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। अब शायद हमें इन्हें सच ही बता देना चाहिए ताकि ये हमारी हेल्प कर सकें। करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा है ना इंस्पेक्टर अब्बास ने हमारे लिए। अरे हमने सोचा था कि हम इसे जब बार बार रिक्वेस्ट करेंगे तो ये शायद हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये इन्होंने तो बस सच जानने के लिए खट सी लगा ली है। अब जो वो यहाँ पर वापस अपने कैबिन में आएंगे तो अब उन्हें हम सब कुछ सच सच बता देंगे। धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है फिर ये डन करते हैं। यहाँ करण और धनंजय अभी इंस्पेक्टर अब्बास के कैबिन में ही बैठकर अब उसके आने का वेट कर रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास को काफ़ी वक्त हो गया था बाहर गए हुए लेकिन काफ़ी वक्त के बाद भी इंस्पेक्टर अब्बास का वेट करते हुए जब वो नहीं आए तो अब यहाँ पर करण और धनंजय अब उनके कैबिन से बाहर निकल कर देखते हैं। जैसे ही वो दोनों उसके कैबिन से बाहर निकलते हैं तो सामने निखिल अब अपने काम में लगा हुआ था। निखिल को वहाँ पर काम करता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हम ये कैसे भूल गए, अब देखो निखिल भी यहाँ पर है तो निखिल अब जरूर हमारे इस काम में हेल्प करेगा। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आर यू श्योर करण कि निखिल इस काम में हमारी हेल्प करवाएगा। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, यस क्यों नहीं। और वो दोनों अब एकाज के साथ निखिल के पास चले जाते हैं और वो जब यहाँ पर निखिल के पास जाते हैं तो कहते हैं, कैसे हो निखिल जो कोई अभी अपने काम में बड़ी ही दिलचस्पी के साथ लगा हुआ था। जब उन्होंने ये सुना तो निखिल अब ऊपर की तरफ देखता है तो यहाँ पर करण और धनंजय को अपने सामने देखकर अब निखिल कहता है, आप दोनों यहाँ पर कोई काम था क्या, देखिए अगर आप दोनों को कोई भी काम है तो आप मुझे बताइए। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं बस कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा था, वो तुम्हें वो हमें तुमसे एक रिपोर्ट एक्सचेंज करवानी है। अब वो मॉर्निंग में जो यहाँ पर आज 2 डेड बॉडी मिली थी बस उन्हीं की। अब ये सुनते ही अब निखिल कहता है, हाँ वो आकाश गुलेरिया और आलिशा पीरामल की नहीं थी, ये हमने पता लगा लिया है, इसलिए डोंट वरी, आकाश और आलिशा जहाँ कहीं भी हैं वो सेफ हैं। निखिल की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब जैसे ही उन्होंने उनके मुंह से ये बात सुनी तो निखिल अब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि अब तक निखिल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है।
इधर अब यहाँ पर निखिल को इस तरह से हैरान होता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो निखिल, ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं है कि वो बॉडी कभी नालिशा और आकाश गुलेरिया की नहीं है, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद करो। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि बाहर लोगों को ये पता चले। ये सुनते ही अब निखिल कुछ कहता कि तभी अब यहाँ पर सभी के कानों में आवाज़ जाती है, आप दोनों मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं। अब इस आवाज़ को सुनकर अब इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, क्योंकि आप भी हमारी बात कहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि यह इन तीनों को इस तरह से बातें करता हुआ देखकर अब तक इंस्पेक्टर अब्बास भी वहीं पर ही आ जाते हैं और वो वहाँ पर आकर फिर से उन्हें यही कहते हैं कि आप मेरी बात को सुनना क्यों नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर इस बात पर अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, नेक्स्ट टाइम हम दोनों आपको हमारे साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अभी निखिल के सामने शायद कुछ कह नहीं पा रहे थे, इसलिए वो यहाँ पर करण गुलेरिया बस इतना ही कहते हैं। इधर करण गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास अब उन्हें अब हैरानी से देखते हैं और अब वो कहते हैं, नहीं, लास्ट टाइम भी मैंने आप दोनों से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप दोनों ने मुझे बच्चा कह करके अपने साथ नहीं लेकर गए थे, इसलिए इस बार नहीं। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब तो आप हमारी बात मान लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ देखिए, हम आपको सब कुछ कहने के लिए बताने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास भी कहते हैं, मेरी कैबिन में चलिए, वहीं पर अंदर चलकर ही बात करते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि इतने वक्त से हम आपकी कैबिन में ही तो थे, अरे शाम होने को आई है, देखो ना, हम यहाँ पर सुबह आए थे, वैसे आप थे कहाँ, कितनी देर से तो हम आपका भी यहाँ कैबिन में इंतजार कर रहे थे। इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, वो सीनियर के साथ मीटिंग थी, इसलिए मुझे मीटिंग को लेने में थोड़ा सा समय लग गया। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए, घर पर सभी हमारा वेट कर रहे हैं और वो भी काफ़ी समय से, अगर खाली हाथ गए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, ठीक है, फिर मैं आप दोनों की बात को मान जाता हूँ, लेकिन आप ये क्या जिद लगा रखी है, अरे जब वो दोनों सेफ हैं तो फिर भी आप उन्हें मर्द घोषित क्यों करना चाहते हैं। एक तो लोग यहाँ सोचते हैं कि अगर उनकी फैमिली का कोई इंसान जिसके ऊपर डाउट होता है कि वो भी इस दुनिया में है या नहीं, वो तो ये सोचते हुए आते हैं कि उनका वो सदस्य बिल्कुल ठीक हो, और एक आप दोनों हैं कि बस जिद लगाए हुए हैं कि आप इन दोनों बॉडी को अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन ठीक है, आप दोनों को मुझे बताना होगा कि 15 साल पहले आप दोनों के साथ क्या हुआ था। देखिए, मेरी कंडीशन अभी भी वही की वही है, आप जैसे ही मुझे बता देंगे तो मैं आपको इजाज़त दे दूंगा इन्हें यहाँ से लेकर जाने की। इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ, हम तैयार हैं आपको बताने के लिए। आप जैसे ही हमारे हाथ में वो दोनों बॉडी के साथ DNA रिपोर्ट देते हैं, हम आपको सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही वह इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, इसमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे, मुझे 2 घंटे का समय दो। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हम सामने वाले होटल में हैं, जैसे ही आपकी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं और ये रिपोर्ट एक्सचेंज हो जाती है तो आप हमें बता दीजिएगा। देखिए, हम आपका वेट करेंगे, लेकिन हम खाली हाथों गुलेरिया हाउस वापस नहीं जाएंगे। ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, ओके। और यहाँ पर वे धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही अब वहाँ से निकल कर अब वो सामने वाले होटल में चले जाते हैं। इधर यहाँ पर उन दोनों ने अपना काम ऑलमोस्ट पूरा कर ही दिया था, तो इधर दूसरी तरफ रोहित की विला में चिराग अब यहाँ पर रोहित से कहता है, सर आप इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, क्या इन्हें यहाँ पर रखना सेफ होगा, और क्या ये सच में अगर यहाँ पर फिर से नेत्र आ गई तो। इस बात पर अब रोहित कहता है, इन्हें मल्होत्रा हाउस में छोड़ना भी तो सही नहीं था ना चिराग, क्योंकि वहाँ पर ये बिल्कुल भी सेफ नहीं थे, और तुम्हें पता है वो तो अच्छा हुआ हम समय पर पहुँच गए, अदरवाइज वो नेत्रा वहाँ पर पहुँच चुकी थी। अगर ये वहाँ पर नेत्रा के हाथों लग जाता तो फिर तो वो इसे अपने साथ ले जाती।
और हाँ, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, क्या क्या तुमने वो काम कर दिया? मुझे मुझे कविन अवंतिका के बारे में सारे की सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता चला? तुम्हारी तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? इस बात पर अब चिराग कहता है, नहीं सर, कविन अवंतिका तो डॉक्टर अमृता, मेरा मतलब है कि अनिका मैडम की भी नानी निकली। अरे उनके बारे में तो कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालना ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में खोजबीन कर रहा हूँ जो शायद इस दुनिया में कभी आया ही नहीं। ये सुनते ही अब रोहित हैरानी से अब चिराग को देखता है, तो वहीं वो अब अपने मन में सोचता है, आखिर आखिर इसे कैसे पता चला। यहाँ रोहित अपनी ही सोच में था कि तभी अब उसे चिराग की आवाज़ सुनाई देती है, बॉस बॉस कहाँ खो गए हैं आप? इस बात पर अब रोहित अपने सेंस में आते हुए ही कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो डॉक्टर अमृता की नानी कैसे निकली? इस बात पर अब चिराग कहता है, सर आपको याद है जब स्टार्टिंग में आप अनिका गुलेरिया से मिले थे तो आपने हम सभी को काम पर लगा दिया था, क्योंकि आप उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए स्पेशली वो 6 साल जब वो रिया बेबी के साथ ही यहाँ से चली गई थी, उन 6 साल के बारे में। तो उस समय हम वो सब कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ चिराग, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन तुम ये कहकर क्या साबित करना चाहते हो? क्योंकि जैसे ही चिराग ने यहाँ पर रोहित को ये कहा कि लगता है वो तो जैसे ही चिराग ने रोहित को कहा कि वो तो अनिका मैडम की भी नानी लगती है, तो इस बात को सुनकर तो रोहित को एकदम से सच में लगा कि क्या चिराग को ये बात सच पता चल गई है कि वो सच में अनिका की नानी ही है। लेकिन अभी इसलिए वो चिराग से ये सब पूछता है, और अब रोहित की इन सब बातों को सुनकर अब चिराग कहता है, सर, कविन अवंतिका भी अनिका मैडम जैसी ही थी, या मैं यूँ कहूँ कि जब तक वो खुद ना चाहे उनके बारे में कोई कुछ भी पता नहीं लगा सकता था। आपको पता है अनिका मैडम के लिए भी हमने कितनी मेहनत की थी, लेकिन हम कुछ भी पता नहीं कर पाए थे। इसलिए मैंने ये सब कहा कि इन्फॉर्मेशन हाइड करने में तो अवंतिका पीरामल सच में अनिका मैडम की भी नानी है। अब चिराग की ये बात सुनते ही अब रोहित को एकदम से ही सांस आता है कि वो बस ऐसे ही कह रहा है, उसे अनिका की नानी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब रोहित कहता है, ओ तो तुम्हारे कहने का ये मतलब था, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था चिराग। रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, लेकिन सर आप क्या समझे, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। इस बात पर अब रोहित कहता है, कुछ नहीं, एनीवे तुम बस मुझे ये बताओ कि कविन अवंतिका की एक भी फोटो कहीं भी नहीं है क्या? क्या तुम उसकी किसी भी फोटो तक पहुंच पाए? इस बात पर अब चिराग कहता है, सर, उनकी तस्वीर से लेकर उनकी इस्तेमाल की गई हर एक चीज़ राजमहल में बने उनके रूम में है, और उसमें बिना धनंजय सर की परमिशन के कोई भी वहां पर उस रूम में इंटर ही नहीं कर सकता है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है चिराग? और पापा कविन अवंतिका की फोटो को छुपाकर आखिर वो किससे बचाना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात कि नाना जी ने ये रूल क्यों बनाया था कि जिस किंग के चेहरे को कोई भी नहीं देख सकता है, उस किंग को राजमहल की रानी को देखना जरूरी है। आखिर क्या वजह होगी ये रूल बनाने की? यहाँ रोहित अभी अपनी ही सोच में था कि तभी अब उसे आवाज आती है, ब्रो हैव यू लॉस्ट योर माइंड? रोहित जो कि अभी अपने ख्यालों में ही था, ये ब्रो की आवाज सुनते ही रोहित अब जब पीछे मुड़कर देखता है तो कि अभी क्या हो गया है। तो इस बात पर अब उसे पीछे जैसे ही वो देखता है तो वहां पर राहुल खड़ा था, और जो कि अभी रोहित से कहता है, देखो ब्रो, मैं उस नक्चरी को अपने साथ लेकर कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। अरे मैं उससे एक मिनट नहीं झेल सकता हूँ, और तुम मुझे पता नहीं कितने वक्त के लिए उसे मेरे साथ भेज रहे हो। देखो ब्रो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। इसके लिए फिर चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी क्यों ना सोचो, ये गलत बात है ब्रो। आप ऐसे ही अपने कोई भी डिसीजन मेरे ऊपर थोप नहीं सकते हैं। अरे मेरी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी लाइफ में भी दखल अंदाजी करेंगे।
यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब आगे नहीं। राहुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, देख राहुल, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, फिर तुम्हें यही बातें पापा अच्छी तरह से समझा देंगे, क्योंकि तुम्हें मेरी बातें तो समझ में नहीं आती है ना। लेकिन जब पापा तुमसे कहेंगे तो तुम उनके सामने चुपचाप हाँ में अपना सिर हिलाते दिखोगे। रोहित की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, ठीक है ब्रो, लेकिन ये जो भी मसला है ना, उसे जल्दी से जल्दी सुलझाओ। ओके, मैं ज़्यादा वक्त के लिए उस झांसी की रानी को झेलने वाला नहीं हूँ। अरे मेरे बर्दाश्त से बाहर है वो लड़की, वो हर पल लड़ने के लिए तैयार रहती है। इसलिए जितना जल्द ही हो सके उस झांसी की रानी को मेरे से दूर ही रखना, क्योंकि देखो मैं उसका सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनते ही अब यहाँ पर चिराग, जिसे अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी, लेकिन अब चिराग कहता है, लेकिन सर, वो झांसी की रानी नहीं है। आप उसे झांसी की रानी क्यों कह रहे हैं? इस बात पर अब राहुल कहता है, अरे ठीक है, वो झांसी की रानी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन किसी की तो रानी है ना। वो मेरे लिए इतना ही काफी है। एंड यू ब्रो, हर बार ताऊ जी की धमकी मेरे सामने नहीं चलेगी। जब भी आपको लगता है कि मैं आपकी बात को नहीं मान रहा हूँ, तो आप पता नहीं कहाँ से ताऊ जी को लेकर आ जाते हैं। ब्रो, दिस इज नॉट फेयर। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, तुम जाने की तैयारी करो राहुल, चिराग और अब्दुल दोनों ही तुम्हें सेफली वहां तक छोड़ देंगे। रोहित की ये बात सुनकर अब राहुल कहता है, बड़ी मेहरबानी होगी ब्रो आपकी। वो क्या कहते हैं, ताऊ जी हाँ, अनिका के मिस्टर मारवा। ये सुनते ही अब जहाँ चिराग की एकदम से ही राहुल की इस बात पर हंसी छूट जाती है, तो वहीं रोहित अब राहुल को घूर घूर कर देखने लगता है, क्योंकि राहुल यहाँ पर रोहित को चिढ़ा रहा था, क्योंकि धनंजय ने एक दो बार अनिका के सामने रोहित को अनिका के मिस्टर मारवा कहा था। इसलिए अब वो उसे घूर घूर कर देख रहा था, और अब वो एक तो तेज लुक अब यहाँ पर, जो कि चिराग हंस रहा था, चिराग को भी देता है। जैसे ही चिराग ने देखा कि रोहित सर उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं, तो चिराग अब अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर अब राहुल कहता है, उस बुड्ढे को मेरे बिना मारना नहीं, देख उसको मैं ही मारूंगा, क्योंकि उस बुड्ढे की मौत तो देख ब्रो मेरे ही हाथों से लिखी है। ये सुनते ही रोहित कहता है, ठीक है राहुल, देखते हैं कि उसकी मौत किसके हाथों से लिखी है, लेकिन अभी तुम्हें जो काम कहा गया है तुम वो करो। रोहित की ये बात सुनते ही राहुल अब अपने बैग को पैक करने के लिए चला जाता है, तो वहीं रोहित भी अब चिराग से कहता है, तुम एक बार अब्दुल से कह दो कि वो उसे वहां से सेफली हमारे चोपर के पास लेकर आए, और यहाँ से हम इसे लेकर चले, और यहाँ से तुम इसे लेकर चले जाना। देखो, ये काम बिना किसी की नज़र में आए हुए होना चाहिए, किसी को कानो कान भी कुछ भी खबर नहीं होनी चाहिए। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, ओके सर, काम हो जाएगा, यू डोंट वरी। इधर चिराग की ये बात सुनते ही अब रोहित अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। मारवा हाउस के सीक्रेट लैब में इधर एनी अपने काम में लगी हुई थी कि तभी अब एनी का फोन बजने लगता है। एनी जब अपने फोन को देखती है तो यहाँ पर अनिका एनी को ही फोन कर रही थी। अनिका के फोन को देखकर अब एनी जल्दी से अपने फोन को उठाती है और कहती है, हेलो अनिका मैडम। अब एनी की इस बात पर अब एनी को सामने से आवाज आती है, एनी जल्दी से मेरे रूम में एक बॉक्स रखा हुआ है, तुम उसे लेकर रेखा मौसी के पास लेकर जाओ, और हाँ, उन्हें फोर्स करना कि वो उस लिक्विड में देखे। ये सुनते ही अब एनी कहती है, मैडम क्या हम उसका यूज सिद्धार्थ गुलेरिया पर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो, ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो नेत्रा के सम्मोहन में है। तो आप ये भी देखिए ना कि सिद्धार्थ गुलेरिया भी तो उसके सम्मोहन में है। अगर वो लिक्विड उनके ऊपर असर करेगा तो वो सिद्धार्थ के ऊपर भी करेगा। एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, उनके ऊपर भी करना, लेकिन हाँ एनी, याद रखना कि जब तुम उन्हें होश में लाओगी तो वो दोनों हमारे सीक्रेट लैब में नहीं होने चाहिए, उन्हें वहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही अब एनी कहती है कि तो फिर मैं उन्हें कहाँ लेकर जाऊँ मैडम। इस बात पर अब अनिका एनी को अब अपना पूरा का पूरा प्लान समझाने लगती हैं कि उसे कैसे क्या करना है। इधर अनिका की पूरी बातों को सुनने के बाद अब एनी कहती है, ओके मैडम, काम हो जाएगा।
ये कहते हुए ही एनी अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और वो अब अनिका और रोहित के रूम की तरफ जाने लगती है। एक तरफ जहाँ पर एनी अब रेखा मूर्ति और सिद्धार्थ को अब अनिक और उनके नेत्रा के सम्मोहन से छुड़ाने वाली थी, तो वहीं मल्होत्रा हाउस में शीला अभी अपने रूम की बालकनी में ही खड़ी हुई थी। वो अपने रूम की बालकनी में खड़ी होकर यही सोच रही थी कि आखिर वो कैसे पता लगाए कि वो दोनों कहाँ हैं। शीला को पता था कि इस वक्त उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो उन दोनों के बारे में पता लगा कर नेत्रा को सब कुछ बता दे, या फिर वो यहाँ से भागकर अपने पति और बेटी के पास चली जाए, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और किसी से कोई भी कांटेक्ट ना रखे, क्योंकि अगर शीला ने अभी किसी के साथ भी कांटेक्ट रखा तो फिर नेत्रा उसके पीछे पहुंच जाएगी। लेकिन उसे पता था कि वो जैसे तैसे नेत्रा से तो बच भी जाएगी, लेकिन राजीव का क्या? अरे राजीव तो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और अंजलि की मदद से मुझ तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि अंजलि को जब ये सब पता चलेगा तो वो तो मेरा वहाँ का सारा एड्रेस ही बता देगी। यहाँ शीला भी अपनी ही सोच में थी कि तभी उसकी नज़र अब सामने एक घड़ी पर जाती है, तो यहाँ पर अंधेरा हो गया था। वो अब अपने मन में ही सोचती है, ये माँ और किशन कहाँ रह गए हैं? अरे अंजलि के प्यार में वो दोनों तो सच में मुझे भूल ही गए हैं। उन्हें पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे चोट आई है, लेकिन फिर भी वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अगर आज सच में वो नेत्रा मुझे जान से मार देती तो। यहाँ शीला भी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अब अचानक से मल्होत्रा हाउस की लाइट अब एकदम से बंद हो जाती है। जैसे ही अब ये लाइट बंद तो होती है तो वहीं शीला अब कहती है, ये अब अचानक से अंधेरा क्यों हो गया? यहाँ शीला भी अपने फ़ोन की टॉर्च को लाइट ऑन करती है और वो जैसे ही अब यहाँ पर अपने रूम में पीछे मुड़ कर आती है तो वो भी यही सोचती है। वो पहले मेन फ्यूज के पास जाकर चेक करेगी, ऐसे कैसे लाइट जा सकती है। ये सोचकर ही शीला अब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देती है कि तभी उसके कानों में अब किसी की आहट सुनाई देती है। इस आहट को सुनकर शीला को लगता है कि कोई उसके पीछे से भागा है। ये एहसास करते हुए शीला अब एकदम से ही पीछे मुड़ती है और कहती है, कौन है? क्योंकि यहाँ पर शीला के कमरे में काफी अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। शीला के पूछने पर कोई भी आवाज़ अब शीला को नहीं आती है। यहाँ पर शीला अब ये सब देखकर काफ़ी डर भी गई थी। इधर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर अब्बास ने अपना काम यहाँ पर पूरा कर दिया था और वो अब अपने फ़ोन से करण गुलेरिया को अब कॉल लगा देते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास को भी 15 साल पहले क्या हुआ था उस सच के बारे में जानना था। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने यहाँ पर इन दोनों ही रिपोर्ट्स को बदलवा दिया। कुछ ही देर के रिंग के बाद जैसे ही अब उन्हें सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, आपका काम हो गया है। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, थैंक यू सो मच अब्बास, बस हम अभी आ रहे हैं। इंस्पेक्टर करण यहाँ पर करण की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो वहीं अब उनके पास खड़ा हुआ अब निखिल कहता है, सर क्या लगता है आपके रिटायरमेंट से पहले आप इस केस को क्या सोल्व कर पाएंगे? निखिल की ये बात सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, इस केस के लिए मैंने कई प्रमोशन को ठुकरा दिया है। मुझे उम्मीद है निखिल अब ये केस सोल्व होगा, क्योंकि अगर ये दोनों मुझे सब कुछ सच बता देंगे तो डेफिनेटली मैं इस केस को सोल्व कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए ना जाने मैंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और वैसे भी इस बार ये दोनों मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इनका अगला जो भी कदम होगा इस बार मैं उस कदम के साथ इन्वॉल्व जरूर होऊंगा, क्योंकि मुझे इतना तो पता है ये जरूर इस केस को सोल्व करेंगे। इस बात पर अब निखिल कहता है, ऑल द बेस्ट सर। यहाँ पर ये दोनों भी बात कर ही रहे थे कि तभी सामने से करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही एक साथ आ रहे थे। और जैसे ही वो दोनों भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ इंस्पेक्टर अब्बास अब उन्हें कहते हैं, क्या आप दोनों तैयार हैं अब मुझे सच बताने के लिए? क्योंकि देखिए आपने मुझे जो कहा था वो काम मैंने कर दिया है, अब आप दोनों की बारी है। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ हम बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आपके कैबिन में चलें? इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, हाँ जरूर क्यों नहीं। और ये कहते हुए ही इंस्पेक्टर अब्बास अब अपने कैबिन की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी अब उनके पास छठी इंद्री भागते हुए आता है।
छठींदरी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो काफी हड़बड़ाया हुआ है। उसे देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, क्या क्या हुआ है, तुम इस तरह से घबराए हुए क्यों हो? इस बात पर अब छठींदरी कहता है, सर पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि उन्हें खबर मिली है कि मल्होत्रा हाउस में एक डेड बॉडी है। ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, वट मल्होत्रा हाउस में डेड बॉडी? इस बात पर अब छठींदरी हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो वहीं अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि इंस्पेक्टर भूमिका को कॉल लगाओ और उन्हें कहो वहां आने के लिए। ये सुनते ही अब निखिल कहता है, मैं कॉल लगाता हूं सर। या इंस्पेक्टर अब्बास अभी अपनी पूरी टीम को वहां पर जाने के लिए रेडी करते हुए ही कहते हैं, आप दोनों अभी के लिए बॉडी को लेकर जा सकते हैं। देखिए मैंने अभी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, थैंक यू सो मच, वैसे क्या हम भी आपके साथ वहां पर चल सकते हैं? ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, देखिए ये प्रोटोकॉल के हिसाब से सही नहीं है, बट आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर चलिए। ये कहते हुए इंस्पेक्टर अब्बास अब अपनी पूरी ही टीम के साथ अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वहीं करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब ये सभी मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ जहां पर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग मल्होत्रा हाउस के लिए निकल चुके थे, तो वहीं गुलेरिया हाउस में यहाँ पर अनिका अब अपने मन में ही यही सोचती है, आई होप कि एनी ने ये अपना काम कर दिया हो, सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल हो चुका हो। या अनिका भी ये सोच ही रही थी कि तभी अब क्रिश का जो फोन बजने लगता है। वो जैसे ही अब यहाँ पर अपना फोन उठाकर हेलो कहता है तो सामने से उसे जो पता चला उसे सुनकर तो अब उसे एक सच में जोर का शौक लगता है। और उसे ये शौक इतनी जोर का लगा कि क्रिश के हाथों से कब उसका फोन छूटकर नीचे जमीन में गिर गया, क्रिश को पता भी नहीं था। इधर क्रिश को इस तरह से उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अब एकदम से किशन मामा भी घबरा जाते हैं कि आखिर क्रिश ने फोन पर ऐसे क्या सुन लिया जो इस तरह से उसे एकदम शौक लगा है। इसलिए वो यहाँ पर क्रिश से कहते हैं, क्या हुआ है क्रिश, किसका फोन था? अपने पापा की ये बात सुनकर अब क्रिश जो कि अब काफी घबराया हुआ था, वो भड़बड़ाते हुए कहता है, पापा अभी घर चलिए। क्रिश की ये बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, बेटा पहले आपकी माँ से मिलने। देखिए काफी वक्त से हम यहाँ बैठकर बस करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल का ही वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही भी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ, और मैं बस उन्हें अभी फोन करती हूँ। अरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये दोनों दोस्त सुबह से गए हुए हैं, लेकिन ये कहाँ रह गए हैं। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने फोन से करण गुलेरिया को कॉल लगा देती है। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तो अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण कहाँ रह गए हैं आप दोनों? यहाँ पर अब आप सभी का ये सभी वेट कर रहे हैं, क्या रहा वहाँ पर? इस बात पर अब स्वाति को जो बात सामने से पता चलती है तो उसे सुनकर अब वो कहती है, मल्होत्रा फैमिली के सभी मेंबर तो यहाँ पर आए हुए हैं करण। इसका मतलब कि अभी यहाँ पर स्वाति ने इतना ही कहा था कि तभी अब अनिका कहती है, क्या हुआ है माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वैसे तो अनिका ने फ़ोन पर जो कुछ भी बात हो रही थी वो सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वो एक बार अपनी माँ से इस बात के बारे में कंफर्म करना चाहती थी कि आखिर मल्होत्रा हाउस में आखिर पीछे से क्या हुआ है।